नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। बातों बातों में नवभारत की हमारी इस खास श्रृंखला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस श्रृंखला के जरिए हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में एक अपना सराहनीय काम किया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कई ऐसे लोगों के साथ हमारी बातचीत हो रही है, और पुणे शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है। आज जिस वास्तु में हम बैठे हैं वो है यहाँ की जो वैद्य परंपरा है, आयुर्वेद की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने वाले नानल शास्त्री जो थे, उनकी वास्तु में हमारे साथ यहाँ पर है उनकी चौथी पीढ़ी जो आयुर्वेदा में अपने अलग अलग प्रयोग भी कर रही है और कुछ विकल्प जो है कई सारी बीमारियों के लिए वो आयुर्वेद की इलाज के जरिए दे रही है। वैद्य डॉक्टर आशुतोष और ऐशा जी, आप दोनों का नमस्कार। भी हमारे इस शो में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नानल परिवार की एक परंपरा है। आयुर्वेद का जब नाम आता है तो जो गिने चुने महाविद्यालय थे यहाँ पर या गिनी चुनी संस्थाएं थे, इसमें एक बड़ा नाम है। उस पीढ़ी की धरोहर आप, उस परिवार की धरोहर आप आगे लेके जा रहे हैं, चौथी पीढ़ी है आपकी। क्या बताना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके परदादा से लेके? नानल परिवार के बारे में अगर मैं थोड़ा कहना चाहूँ तो जहाँ तक आज संग्रहित स्वरूप में जो जानकारी उपलब्ध है कि पुरुषोत्तम शास्त्री नानल जी ने पूना में संस्थात्मक आयुर्वेद का प्रस्थापना करने वाले वो पहले वैद्य रह चुके हैं। और जो थोड़ी जानकारी मुझे कुछ हिस्टोरियन से मिली थी कि पेशवा संस्कृति या पेशवा जो बाजीराव पेशवा करते इनके साथ जो वैद्य थे ये भी नानल ही थे। तो ब्रह्मवर्त में ड्यूरिंग वॉर के समय, युद्ध के समय जो उनके साथ गए थे वो भी नानल वैद्य ही थे। मतलब ऐसे देखा जाए तो आज मेरी चौथी पीढ़ी है, पर पेशवा के साथ तक रिलेट करते हैं तो बीच के एक दो पीढ़ी थे, शायद वहाँ पे ये परंपरा थोड़ी खंडित हुई थी कि वो संस्कृत के या वेदों के अभ्यासक थे, उन्होंने वैद्य की नहीं की थी। पर वैद्य की वैसे देखा जाए तो मेरे अंदर ऐसे 6-7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी से ज़्यादा हमारे परिवार में चलती आ रही है। अब आयुर्वेद देखा तो पूना में, महाराष्ट्र में नानल नाम ये सबसे पहले क्यों आता है? तो पहले जो परंपरा थी कि मेरे परदादा जी मतलब पुरुषोत्तम शास्त्री नानल जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो उनके गुरुजी लावगनकर शास्त्री जो थे उनके पास से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, चिकित्सा, औषधि निर्माण। और फिर उनको कहीं ना कहीं पे ये ज़रूरत महसूस हुई कि संस्थात्मक स्वरूप से आयुर्वेद का अध्ययन जरूरी है, अध्यापन जरूरी है, कि जिसमें विद्यार्थियों को दवा निर्माण, औषधि निर्माण का ट्रेनिंग मिल जाए, पेशेंट हॉस्पिटल में वो खुद से देख सके, जानकारी ले सके, और कॉलेज के स्वरूप में उनको हम ज्ञान का आदान प्रदान, चर्चा, कुछ मैगजीन्स उन्होंने उस वक्त शुरुआत की है। तो ये कंसेप्चुलाइज करना और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ ही पास्ट अवे, जब वो गुजर गए तो जस्ट 54 साल की उनकी उम्र थी। तो ये छोटी आयु में उन्होंने बहुत कुछ जो काम किया, जिसके ऊपर आज महाराष्ट्र का काफ़ी आयुर्वेद का जो बेस है हम कह सकते हैं ये उससे बना है। और काफ़ी लोग इसमें से प्रेरित हुए। जो तिलक आयुर्वेद महाराष्ट्र विद्यालय उन्होंने पहले किया, उसमें से काफ़ी विद्यार्थी तैयार ऐसे हुए कि जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरे बाहर जाके आयुर्वेद का पायाभूत जो सुविधा बोलते कि जहाँ पे आयुर्वेद का कहीं पे चलन ही नहीं था, वहाँ पे उन्होंने आयुर्वेद को स्थापन किया कि आयुर्वेद से गुण आता है, रुग्ण ठीक होते हैं, ये धारणा समाज में निर्माण की। तो इसलिए नानल कहा तो जो आयुर्वेद आता है तो इसका अधिकांश क्रेडिट जो है वो पुरुषोत्तम शास्त्री नानल जी को जाता है, जो हमारे मेरे परदादा जी मतलब 4 पीढ़ी पीछे उन्होंने 1915 से वो ये काम में रत थे। फिर बाकी उनके बेटे जो भी सब थे उन्होंने भी ये काम आगे लेके गए। आज मैं और मेरी जी ऐशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपके भी परिवार में वैद्यक शास्त्र से कुछ कोई जुड़ा है या यहीं पे आने के बाद में? नहीं, मैं मेरी फैमिली की पहली आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, इनफैक्ट पहली डॉक्टर हूँ।
मेरा मैका बनारस है। अच्छा। हाँ, और मैं नॉन महाराष्ट्रियन हूँ। पहली बार मैं पूना मेरी आयुर्वेदिक शिक्षण लेने के लिए भारतीय विद्यापीठ में आई थी, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस क्लास है। हम्म। और भारतीय विद्यापीठ में आयुर्वेद का कोर्स करते समय ही मेरी और आशुतोष की मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब की। और फिर वहाँ से मतलब हम मिले और आगे हमारी शादी हुई। तो डीएनए वहां जुड़ गया। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो एक है हमारे यहाँ पे बोलते हैं वो कुल का जो ओरिजिन होता है वो आप में कहीं ना कहीं आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद के घर में आ गई आप। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो जब आपने शादी करने का तय किया तो एक दूसरे में क्या वो देखा कि तय किया कि हाँ ये मेरा जीवन साथी है? अ, अगर अब थोड़ा सा मैं नॉर्थ इंडिया की बात जी। करूं, और जो मेरा बैकग्राउंड है कि बनारस में दो, वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जी। और वहाँ खुद भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं। बट मैंने वहाँ पे ऐसा पाया कि लोग आयुर्वेद का शिक्षण लेके भी प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और उतना वहाँ पे व्यवहार में भी आयुर्वेद का उस प्रचलन है समय नहीं। चलन नहीं था, आज से 17-18-20 साल पहले की जी। जब मैं बात करूँ। पर मेरा सेकेंड ईयर से ही आयुर्वेद के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मुझे आयुर्वेद में ही आगे काम करना था। और जब मेरी आशुतोष से मुलाकात हुई तो एक इनका फैमिली बैकग्राउंड तो है ही, प्लस ही हिमसेल्फ वाज लाइक, वो प्रैक्टिस कर रहे थे और आगे का उच्च शिक्षण भी आयुर्वेद में ले रहे थे। तो जब हमारे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि मुझे भी आयुर्वेद में ही कुछ आगे करना है, वो भी आयुर्वेद फील्ड से ही है। हमारे थॉट प्रोसेस एक थे, हमारा सोचने का तरीका एक था, आगे की उद्देश्य भी बहुत सारी चीजें मिलते एक ही मिलती जुलती थी। तो फिर तो वो उत्तर भारत की परंपरा आपके घर में आ गई फिर? हाँ, संजोग था, ऐसे नहीं संजोग था। तो ऊपर गांठें बंदी होती है। जी। अब आयुर्वेद पर अगर हम आए तो एक होता है कि जो एलोपैथिक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उस वो लोग बहुत आयुर्वेद की तरफ या कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी, चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, उसकी तरफ एक ओपन माइंड से नहीं देखते, ऐसे हम कह सकते, खुली नजरिए से नहीं देखते। लेकिन एक कोविड एक ऐसा मुकाम आया कि जहां सबको लगा कि नहीं, हमारी भारतीय जो परंपरा है या विकल्प है, जो वैद्य के विकल्प है, वो शायद अच्छे कारीगर साबित हो सकते हैं। तो उस दौरान कैसे आपने भी, क्योंकि आयुर्वेदा के कई जो डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया और उसका सफल नतीजे भी हमने देखे। तो मैं आपसे कोविड के उस दौर के बारे में पूछना चाहूंगी। कोविड के समय शुरुआत में हुआ लॉकडाउन वगैरह, तब उतना ज़्यादा सीवियर सरकार ने रखा नहीं था। जब ये बंधन थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, उस प्रॉब्लम बढ़ गई थी, रुग्णों की संख्या बढ़ रही थी, तो उसके बारे में कई लोगों ने आयुर्वेदिक बेस पे दवाइयाँ निकाली थी। रेजिम बोलते अलग अलग, गर्म पानी पियो, दालचीनी का पानी पियो, ये करो। हमने यहाँ पे नानलहर की तरफ से हमने एक वेदा तत्व और इम्यूनोवेदा करके 2 किट लॉन्च किए थे। एक प्रिवेंटिव था कि आपको कोविड नहीं है पर आपको आपकी सेहत रखनी है और कोविड से बचना है, तो उसके लिए इम्यूनोवेदा जो आयुर्वेद में व्याधि, आयुर्वेद का बेसिकली इम्यूनिटी वर्ड हम सुनते हैं, तो इम्यूनिटी एक वैक्सीन से भी आपको अचीव होती है, पर इम्यूनिटी का आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो इम्यूनिटी आयुर्वेद कहता है कि व्याधि विकार या व्याधि विकार न होने की, तो इसमें शारीर मानस ये दोनों भाव आते हैं। तो कोई भी वैक्सीन आपको मानसिक भाव से आपको सक्षम नहीं बनाता है। तो इम्यूनिटी ये सर्वांगीण होता है, इट इज नॉट अगेंस्ट एनी एक कोई व्याधि कि भाई मैंने पोलियो का ले लिया तो मुझे पोलियो से इम्यूनिटी मिलेगी। आयुर्वेद बिलीव करता है कि आपका शरीर का व्याधि क्षमत्व इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी व्याधि आपको छू ना पाए। तो उसका विचार करते हुए इम्यूनोवेदा करके हमने उस वक्त एक किट दिया था,
और वेद तत्व करके 4 ही मेडिसिन हमने उसमें दिए थे, जिसका डोज वेरिएशन हम कोविड के सिम्टम्स की इंटेंसिटी के हिसाब से करते थे कि 1 महीने का किट है तो कुछ लोगों को हम वो 7 दिन में भी खत्म करने के लिए कहते थे। दूसरी एक चीज हमने उस वक्त नॉवेल तरीके से इंट्रोड्यूस की थी कि धूपन चिकित्सा, या अगर आप हिंदू धर्म में देखते हैं हम हवन करते हैं देवताओं के अलग अलग, कभी चंडी का पाठ होता है, गणेश जी का होता है, हर एक में आप देखेंगे तो हवन द्रव्य अलग अलग होते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे द्रव्य बताए कि जिनको रक्षोघ्न कहा गया है, राक्षसघ्न कहा गया है। अब ये वर्ड वाइज लिटरली आप देखेंगे तो दे कैन नॉट बी रिलेटेड टू पैथोजेंस एवरी टाइम, बट इनका अगर देखा जाए कि उस वक्त क्लिनिक में हमारे यहाँ जितना भी काम होता था तो हार्डली देयर वाज एनी न्यू डिस्कवरी, या हमारे यहाँ कोई भी क्लिनिक में भी कभी कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। तो ये धूपन का एक नया तरीका हमने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया कि जिससे अगर देखा जाए सैनिटाइजर से आपका सरफेस सैनिटाइजेशन होता है, बट व्हाट अबाउट एरियल सैनिटाइजेशन, कि हवा में जो फैले हुए जंतु है जो सीलिंग में जाके पंखे पे बैठा है वहां तक धुआं पहुंच सकता है, वहां तक सैनिटाइजर नहीं पहुंचता है। तो ये काम हमने उस वक्त किया था, हम उचित जो संस्थाएं थे उनको अप्रोच भी हुए थे, पर किसी वजह से उस वक्त हमें उसका, वो एक महामारी का स्वरूप ही ऐसा था कि हर कोई एक तरह से अपने अपने तरीके से तो वो नहीं हो पाया। बट ये एक थोड़ा इनोवेटिव कंसेप्ट उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ कि जिसको आज धूपन चिकित्सा करके हमने एक अलग पूरा उसका ब्रांच ही अलग अभी सेग्रीगेट कर दिया है, तो काफ़ी जगह पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम अभी जो बात कर रहे थे कि जैसे आधुनिक औषध शास्त्र है वो पर्टिकुलर एक एक रोग और उसको निगेट करते जाना, इसलिए पैथोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट पूरा उसी पर निर्भर होता है। आयुर्वेद में प्रकृति चिकित्सा होती है, दोनों में फर्क कैसे, मतलब प्रकृति आप तय करके फिर उसमें क्या फर्क है? जब शरीर एक है तो हम हर शरीर के अवयव को अलग नहीं हम मान सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसी तरह से वात पित्त कफ के बेसिस पर अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति बताई गई है कि जो उसको जब वो गर्भाधारण होता है तो माता पिता की जो प्रकृति होती है, उस वक्त वातावरण की जो प्रकृति होती है, उस सीजन की जो प्रकृति होती है, ये सारी चीजें गर्भाधारण के समय उस जो फीटस गर्भ धारणा होती है उसकी प्रकृति उस सब चीज़ों से डिसाइड होती है। तो जब तक प्रकृति क्या है कि जो आपकी एट्रीब्यूट्स है, मेंटल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। तो जिसमें कफ की प्रधानता रहेगी उसमें वो उसको उसमें वहाँ पे कफज प्रकृति दिखाई देगी, जिसमें पित्त की प्रधानता होगी वहाँ पैत्तिक प्रकृति दिखाई देगी। तो हर प्रकृति का एक गुण और लक्षण दिए हुए हैं और उसी हिसाब से उसकी व्याधि भी अलग अलग बताई गई है। पर प्रकृति क्या है, वो प्राकृत है, जो आप एज अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग है। जब हम किसी व्याधि की बात करते हैं तो जब ये प्रकृति विकृति में कन्वर्ट हो जाती है तब हम उसकी चिकित्सा करते हैं। हम प्रकृति की चिकित्सा नहीं करते हैं, हम विकृति की चिकित्सा करते हैं। और ये चीज हर एक वैद्य को जब हम चिकित्सा कर रहे हैं तो ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और इसका जो विश्लेषण है वो आयुर्वेदिक तरीके से वात पित्त कफ के बेसिस पे होता है, क्योंकि ये 3 दोष हैं जो शरीर को धारण करते हैं, शरीर को निर्माण करते हैं। जब इनमें इनका जब सम अवस्था रहती है, जब ये नॉर्मल कंडीशन पे रहते हैं तब हम हेल्दी रहते हैं। और जब इसमें इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है तो कितना परसेंटेज किसका इम्बैलेंस हुआ है, या इंडिविजुअली वो इम्बैलेंस हो सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं या तीनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो उससे सिवियरिटी ऑफ द डिजीज डिपेंड करती है, सिवियरिटी ऑफ लक्षण डिपेंड करते हैं। और तब जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान करके हमारी डायग्नोसिस होती है और उस हिसाब से फिर हम चिकित्सा करते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। और थोड़ा इसमें एक ऐड मैं करना चाहूँगा कि जो आपने व्याधि क्षमत्व या इम्यूनिटी की कंसेप्ट बताई, जैसे अभी हमारे पास काफ़ी लोग या फीमेल पेशेंट्स में आप देखेंगे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। ट्रेंड क्या होता है, एंटीबायोटिक ले लो, वो इन्फेक्शन तब तक क्योर होता है एंड पेशेंट इज लगता है, पर हर अगले 1.5-2 महीने में फिर से री अंडरगो रिपीट कॉन्सिक्वेंसेस।
अब यहाँ पे जैसे आयुर्वेद का विचार कैसे होता है कि जिस एनवायरनमेंट में बॉडी में वो बैक्टीरिया पनप सकती है या ग्रोथ होती है, वो एनवायरनमेंट हम अल्टर करते हैं जिससे कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती है, इसीलिए मिलने वाला जो लाभ है वो स्थायी स्वरूप का मिलता है। और इनमें दोनों कुछ तरीके के डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और कुछ मेडिसिन, ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो ये बेसिक अप्रोच है, ये थोड़ा मैं इसमें एडप्ट करना चाहता हूँ। एक और है कि कहीं ना कहीं अब जो युवा पीढ़ी है वो भी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कोविड ने एक तरह से सबको हिला भी दिया, जगा भी दिया। अब चाइना में कुछ नया आ रहा है तो लोग पहले से सतर्क हो रहे हैं कि अरे ये हमें अफेक्ट ना करे। तो आहार विहार और योग, इसका एक समन्वय और उसके जरिए चिकित्सा किस तरह से की जा सकती है, या प्रिवेंटिव जिसे हम रोके, कुछ हद तक रोके, या इम्यूनिटी इस तरह से बढ़ाए कि चाहे वो हमारे ऊपर आक्रमण भी हो तो हम इतने सशक्त हो कि वो हमें ज्यादा बाधा न पहुंचाए। इसके बारे में अगर बेसिक कहूँ तो चरकाचार्य ने एक कंसेप्ट बताई है कि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग रहती है, उसके पिलर्स बड़े बड़े रहते हैं, तो इनको त्रयोपस्तंभ ऐसे हमारे यहाँ कहा गया है कि एक हेल्दी आयु या सुखी जीवन आयु के लिए जो त्रयोस्तंभ बताया कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही चीजें आज युवा पीढ़ी में दे हैव कम्प्लीटली कोलैप्स। आहार के नाम पे देखेंगे तो मोस्टली जंक फूड और ये चीजों का कंजम्पशन है। निद्रा, हम 4 बजे सोते हैं जबकि हमें 4 बजे उठना चाहिए। और ब्रह्मचर्य इज एक्सेसिव लाइक रॉन्ग इंडल्जेंस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये कहीं ना कहीं पे चीजें संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन चीजों की यंग जनरेशन को आदत पड़ गई है। बट समवेयर दे हैव टू रेक्टिफाई, दे हैव टू बी रेक्टिफाइड। क्योंकि आप भले च्यवनप्राश भी रोज अगर 50 ग्राम च्यवनप्राश खाने वाले हो तो च्यवनप्राश से जो पोटेंसी या एनर्जी आपको मिलने वाली है वो एनर्जी हमेशा इनसे जो निगेटिविटी या निगेटिव मार्किंग मिल रहा है उसको नलीफाई करने में यूटिलाइज होने वाली है। तो उसके ऊपर जाके वो इम्यूनिटी कब बिल्ड करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग सम बेसिक रूटीन्स इन योर लाइफ कि जो डेली बेसिस पे आप कर सकते हो वही आप फॉलो करो। यानी 4 दिन सूर्य नमस्कार रोज 108 कर लिया और 5वें दिन से बॉडी एक हो रहा है तो वो फायदा नहीं करेगा। डू वॉट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर योर हेल्थ ऑन अ डेली बेसिस। आहार में भी उसी तरीके से कुछ नहीं, आप बेसिक टाइमिंग भी फॉलो करोगे कि भाई रोज 2 बजे मुझे लंच करना है, ऑफिस में आज क्लाइंट आ गया, मीटिंग है, मैं 4 बजे खाना खाया, नहीं 2 बजे लंच टाइम है, प्रेफरेबली आप खा लो। तो ये चीज़ों में से भी ना काफ़ी सेहत आपकी बनी रहती है। बॉडी या शरीर इज़ वन थिंग जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक छोड़ता नहीं है, पर जब छोड़ता है कि भाई अब मेरे से नहीं होगा तब आपको सिम्टम्स देखना शुरुआत हो जाते हैं। सो वी शुड नॉट आइडियली रीच दैट थ्रेशोल्ड कि बॉडी जब बोले कि मैंने छोड़ दिया है। बाकी आहार का थोड़ा और दूसरी चीज एक और भी है कि आयुर्वेद में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पहले बात की है और फिर डिजीजेस के बारे में बात की है। तो अगर आप पहले कुछ अध्यायों में देखते हैं तो उन्होंने दिनचर्या और ऋतुचर्या इसका एक स्पष्ट वर्णन किया हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी मतलब किसी भी देश काल में आप रह रहे हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किस तरह से उनका डेली रूटीन होना चाहिए, प्लस हर सीजन जो चेंज होने वाला है उस सीजन में क्या एक रिजीम उनको फॉलो करनी है, क्या खाना है, कितनी एक्सरसाइज करनी है, यहाँ तक कि पानी भी कितना पीना है, इसके बारे में भी हर चीज की एक मात्रा उन्होंने निर्धारित करके दी है। और ये भी बताया है कि अगर कोई, जैसे मैंने बताया कि वात पित्त कफ के बेसिस पे जो व्यक्ति है कि उसका कफज प्रकृति है, पित्तज है या वातिक है, तो उस प्रकृति के हिसाब से भी उस सीजन में या उसके डेली रूटीन में उसको कितनी एक्सरसाइज करनी है या कितना खाना खाना है या कितना पानी पीना है या कब लंघन करना है, इतना भी अगर कोई फॉलो करे तो भी मतलब वो एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक लॉन्ग लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज, क्योंकि हमारा कोई शेड्यूल ही फिक्स नहीं होता है, वी आर ऑलवेज वर्किंग फॉर टुमारो, प्रेजेंट तो होता ही नहीं है और ना हम उस प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं। सही बात।
मैंने अभी कई लोगों से, डॉक्टरों से बात होती है, तो एएफएमसी के एक डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, जैसे किसी को बीपी, हमने लेबल लगा दिया कि इसको बीपी है, ये टैबलेट खाओ, जिंदगी भर खाते रहो, या ये आपको थायराइड है, ये करो, जिंदगी भर खाते रहो, डायबिटीज है, ये करो। ये तीनों चीजें जो है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसीजेज है, कहीं ना कहीं कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है। आंकड़े जब आते हैं तो एक तरह से डरा देते हैं कि 30% पॉपुलेशन टाइप 2 डायबिटीज की तरह बढ़ रहा है वगैरह। उन्होंने कहा था कि ये सारे पैरामीटर्स हम ब्रिटिशों के फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो एक हमको दे दिए वही प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि 120/70 अगर ये है, बीपी नॉर्मल है, लेकिन मेरा 140/90 वाला सोल्जर सियाचिन चढ़ के जाता है, तो ये पैरामीटर मेरे लिए कैसे लागू होगा, इतना जेनरिक कैसे हो सकता है। तो ये जो 3 बीमारियां हैं, खास तौर से अगर हम डायबिटीज बोले या थायराइड बोले या फिर ब्लड प्रेशर है, इसके बारे में आयुर्वेद में क्या धारणा है, क्या सोच है, क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है सबके लिए। इनका मुझे बहुत डॉक्टर आशुतोष का पसंद आ रहा है, लेडीज फर्स्ट। तो हम दोनों को जी। ये तीनों ही डिजीजेस जो हैं, ये एक लाइफस्टाइल और हैबिट डिसऑर्डर है। और यस, कई बार ये जेनेटिक भी आती है, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक नहीं आती है, बट ऐसा नहीं है कि इसे रिवर्स किया नहीं जा सकता है या इसे कंट्रोल में रखा नहीं जा सकता है। तो ये अब सर का तो स्पेशलाइजेशन ही डायबिटीज में है, तो काफ़ी इनके पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको एलोपैथिक ड्रग्स से आयुर्वेदिक ड्रग्स पे शिफ्ट किया गया है, जिनके HbA1c's लोअर हुए हैं। और काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं कि मतलब सिर्फ इसमें बस यही है कि जितनी ज़्यादा पुरानी कोई डिजीज़ होगी उतना ज़्यादा उसको ट्रीट करने के लिए समय लगता है और वो असाध्यता की तरफ जाने लगता है। पर अगर इनिशियली अगर हमें पहले ही अगर पेशेंट जब ये डिटेक्ट हो गया है और ये कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आए, तो यस, दिस कैन बी रिवर्स्ड और इसमें से पूरी तरह से पेशेंट बाहर निकल सकता है। डाइटरी, क्योंकि भरड़ धान्य की भी बहुत बात हो रही। भरड़ धान्य तो हम पहले से खाते आए हैं, अभी प्रधानमंत्री ने उसको बहुत बढ़ावा दिया एक तरह से, और कह रहे कि हमारे पास है। जी, जो नई नई कंसेप्ट आती है, जो मैंने बेसिक एक में डिफरेंस थोड़ा आयुर्वेद और मॉडर्न या अर्वाचीन शास्त्रों में बताऊंगा कि अर्वाचीन शास्त्र की व्याख्या है कि जो हमेशा उभर रहा है, जिसमें रोज नई कुछ चीज़ों का संपूर्ण हो रहा है। और भारतीय शास्त्र जितने भी है, आयुर्वेद है, योग है, कि मैं उदाहरण दूं तो पद्मासन आज 5000 साल पहले भी जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से आज आप करते हो। पद्मासन में कोई चेंज नहीं आया है। योगा के प्लेस, डेस्टिनेशन इसमें चेंज होते हैं, पर आसन उसी तरीके से होता है। ये जैसे मैं कहूँ अगर कि कोई चीज़ का लाभ आज हो रहा है तो भविष्य में भी होने ही वाला है। अब डायबिटीज के बारे में पर्टिकुलर देखा जाए तो एक आजकल एंजाइमेटिकली प्री कुक्ड फूड, कि जिसमें कोई मिलेट है, धान्य है, उसको पहले थोड़ा पचाते हैं और वो पेशेंट को खाने के लिए देते हैं। अब ये कंसेप्ट मैं कहूँ कि अगर ये कंसेप्ट आयुर्वेद में उस वक्त भी चरकाचार्य ने कही हुई है तो थोड़ा आपको और लगेगा। इसमें क्या करते हैं कि सातू का जो धान्य होता है, ये गाय को खिलाते हैं और उसमें से जो अक्खे सातू उनके गोबर में से, पुरीश में से कलेक्ट करते हैं और उनको धो के ये डायबिटिक पेशेंट्स को खिलाते हैं, जिससे उनको काफ़ी स्वरूप का लाभ होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंसेप्ट या आज इवॉल्व हुए, इट्स जस्ट दैट दे आर बीइंग मेंशन्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म, या टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग तरीके से वो चीज़ें हम अचीव करते हैं। दूसरी अगर चीज़ देखा जाए कि डायबिटीज़ के बारे में पर्टिकुलर मैं कहूँ कि कई चीज़ों का उल्लेख 1-to-1 मेंशन आपको टेक्स्ट में आयुर्वेद में नहीं मिलता है, बिकॉज आयुर्वेद का अप्रोच जो है, जैसे कि डॉक्टर ईशा ने बोला कि इट्स बेसिकली यू आर ट्राइंग टू रिलेट द इम्बैलेंस ऑफ दोषास। तो थायराइड जैसे डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट आप जैसे अगर गृहिणी कहो तो गृहिणी कैन बी रिलेटेड टू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो थायराइड का ऐसे 1-to-1 मेंशन आपको
नहीं मिलता है या बीपी का भी मेंशन नहीं मिलता है। तो ये कहीं पर अन्य व्याधि शरीर में उत्पन्न होने के बाद उसके कॉम्प्लिकेशन या एड ऑन सिम्टम्स के तरीके में ये पाए जाते हैं। तो इफ डायग्नोस्ड एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम दे कैन बी रिवर्स, डोसेज कम होते हैं। बट जैसे अगर आप अभी 8-10 साल से 125 म्यूसिजी थायरोनॉम ले रहे हो तो उसमें रिडक्शन में समय बहुत ज़्यादा लगता है, या कई बार 25 का टैबलेट आपका लाइफ टाइम कंटिन्यू रहता है, वो डिसकंटिन्यू नहीं होता। नहीं हो सकता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? क्योंकि आप काफ़ी समय वो चीज़ कर रहे हो, योर बॉडी हैज़ डेवलप्ड डिपेंडेंस ऑन दोज मेडिसिन बेसिकली। तो ये अप्रोच थोड़ा हमें पेशेंट की लाइफ और उसकी कंडीशन सामने रखते हुए प्रायोरिटी पे लेना पड़ता है। जैसे आपने अभी बताया कि सियाचिन चढ़ने वाले का बीपी अगर 140-100 है तो फिर व्हाई शुड वी पुट हिम इन द सेम क्राइटेरिया। कई बार पेशेंट में मैंने ये देखा है कि थोड़ा जो आजकल का ट्रेंड हुआ है कि पहले 140-150 तक फास्टिंग भी आता था तो मेडिकल साइंस थोड़ा कैजुअल था। आज 102 भी शुगर हुआ तो तुरंत डायबिटिक करके लेबल करके लगा मेडिसिन देते चालू कर देते। तो कई बार अलग अलग तरीके के अप्रोच होते, थेरीज अप्रोच जो इवॉल्व होते हैं, कई बार ये बाद में डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। जैसे 5-7 साल पहले से थेरी आ रहा था कि दिन में 5-6 लीटर पानी पीना चाहिए, इट इज़ वेरी गुड, इट क्लेंजेस द टॉक्सिन्स। अभी मॉडर्न साइंस क्या कह रहा है, जितना जरूरत है उतना ही पानी पियो, उससे ज़्यादा पानी मत पियो। सो ये जो चीज़ें हैं ना, दे आर इवॉल्विंग, और इनके जैसे फायदे लाभ दिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उनके बेसिस पे ये कंटिन्यू होते हैं या कंसेप्ट कंटिन्यू होने या डिस्कार्ड होने तय होता है। जैसे अभी इन्होंने थोड़ी ऋतुचर्या में बोला कि साल में अपने यहाँ 6 ऋतु होते हैं, वेस्ट में 6 नहीं है, बट दे रिजेंबल कि कौन सा, कहीं पे ऑटम ज्यादा रहेगा, कहीं पे स्प्रिंग ज्यादा रहेगा। उस हिसाब से वो ऋतुचर्या आप अगर फॉलो करेंगे तो बीमार पड़ने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। और बाकी ये तीनों के बारे में आपने जो बताया कि प्राइमरी कंडीशन फॉलो करके या कैसे है हम इनको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स पूरी तरीके से रिवर्स भी हुए इंसुलिन, या कुछ पेशेंट में मेरा एक्सपीरियंस है कि 80-100 यूनिट्स डेली का इंसुलिन है वो 10 यूनिट पे आ जाता है। 10 शायद नहीं छूटता है पर वो 10 पे आ जाता है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सो को तरीके से दोनों चीजें एक साथ मिला के अगर हम उस करते हैं कि फिर वहां पे हम रोल क्या लेते हैं, भाई मुझे आयुर्वेद आता है तो मैं उसका डोज कैलिब्रेशन करने नहीं जाता हूँ। आई टेल देम गो टू योर जो भी डॉक्टर, डायबिटोलॉजिस्ट, हार्मोनोलॉजिस्ट जो भी देखते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, उनसे जाके डोज आप की भाई ये फाइंडिंग्स है, ये डोज आप कैलिब्रेट करवा लो। आई डोंट डू दैट थिंग कि भले मुझे आता हो पर वो मेरा फोर्टे नहीं है, मेरा फोर्टे मेरा आयुर्वेद तक लिमिटेड है। तो उसको कम करने के लिए आयुर्वेद की परिभाषा की सोच के क्या दवा देना है, अगर मैं सोचूंगा भाई इनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो मैं शायद दवाई ना दे पाऊँ। बट प्रोलैक्टिन सोचने की बजाय मैं पेशेंट एज अ होल एसेस करता हूँ तो मेरी दवा से प्रोलैक्टिन कम हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन, कि मेरे पास पेशेंट अगर बताता है कि भाई एक भी कागज नहीं करना है या कुछ भी मुझे चेकिंग नहीं करना है, तो भी पेशेंट्स को एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर हम लोग रिजल्ट्स दे पाते हैं। सवाल कहाँ पे आता है कि अगर कोई ब्रेन में ट्यूमर है तो वो हम बाहर से एस्टिमेट नहीं कर पाते कि वेदर इट इज 5/5/5 या इट इज 1/1/1। सो फॉर दैट यू नीड इन्वेस्टिगेशन हमें लगते हैं। नहीं तो प्राइमरीली आयुर्वेदिक तरीके से अगर पूरा एनालिसिस किया तो 99% केसेस में आपको इन्वेस्टिगेशंस नहीं लगते, नहीं पड़ती। एक और बहुत बड़ा यंग लोगों का कंसर्न है, मतलब मेरी भी कई युवा जो दोस्त है उनको एक कहीं ना कहीं धारणा बैठ गई है कि मेरा कंसेप्शन, मेरी गर्भधारणा नेचुरल तरीके से शायद ना हो। मैं मेरी जो लाइफस्टाइल है, जानते भी हैं, समझते भी है, लेकिन उस पर अमल बहुत कम होता है। तो आप नारी चिकित्सा और गायनेक रिलेटेड जो सारी चिकित्सा है उसमें आपका बड़ा काम है, तो क्या कहना चाहेंगी आप युवा पीढ़ी से, क्योंकि डर ही बैठा है कि मुझे आईवीएफ ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आयुर्वेद में अब काफी लोग विश्वास जब गए 5-7 साल में मैं बोलूंगी कि गर्भ संस्कार जो एक वर्ड है वो काफी प्रचलित हो गया है, और अभी कॉमनली भी लोगों को इसके बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में ये पता है। तो
हाँ, आज जब मैं मेरे पेशेंट्स देखती हूँ, और कई बार मुझे ये बहुत दुख की भी बात भी लगती है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो 14, 15, 16 साल की हैं, दे आर कमिंग अप विथ पीसीओडी प्रॉब्लम। वो इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और जैसे हमने बोला कि सर ने बताया कि जैसे आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये अभी यूथ में मिलता ही नहीं है हमें। तो उसकी वजह से बॉडी के हर फैक्टर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। और स्पेसिफिकली फीमेल्स में जब हम देखते हैं तो ये उनका, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द फर्स्ट हेल्दी साइन इसका ये होने कि जी। कंसेप्शन के लिए, या एक जो हम बोलते हैं ये नेचुरल साइकिल है फीमेल में, तो सबसे पहले उस पे हमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है। पर ये जो कंसेप्शन है कि नेचुरली हम कंसीव नहीं कर सकते हैं, तो पीसीओडी भी पूरी तरह से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से क्योर किया जा सकता है, और फाइब्रॉइड्स वगैरह भी पूरी तरह से क्योर किए जा सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि नेचुरल कंसेप्शन की, तो आयुर्वेद में कुछ चिकित्सा पद्धति बताई गई है कि जब अगर एक कपल डिसाइड करता है कि लाइक हम अब एक वी बच्चे को वांट टू, जन्म देना हाँ, चाहिए जी। वी वांट टू हैव चाइल्ड, तो एक शोधन पद्धति है जिसमें हम मेडिसिनल डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, प्लस पंचकर्मा एक आयुर्वेद की बहुत सुपर स्पेशलिटी टूल है जी। जिसमें हम पूरी तरह से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। तो ये अगर हमने एक रिजीम फॉलो किया बिफोर कंसेप्शन, कि जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही पूरी तरीके से, अगर दो यू हैड फॉलोड अ bad lifestyle, but now since you want to conceive a child, a healthy child can be conceived। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को एक खेती से रिलेटेड ये एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा पैदा करना खेती करने जैसा है। कि पहले आप क्या करते हो, आप जमीन सुधारते हो, फिर उस जमीन को सुधारने के बाद उसकी वहां पे एक अच्छा वहां पे खाद डालते हो, फिर जब एक अच्छा वो फर्टाइल हो जाता है लैंड, तो फिर एक गुड क्वालिटी का सीड लगाते हो, तो फिर आपको एक अच्छा वहां से प्रोडक्ट मिलता है कि आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा है। उसी तरह से जब हम प्रेगनेंसी के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, सो मदर एंड फादर, स्पेसिफिकली जो मदर का वूम्ब है, इट इज अ लैंड। वो जब तक पूरी तरह से फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि वो आने वाला बच्चा 9 महीने वहां रह के पूरी तरह से नरिशमेंट लेने वाला है। तो अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स रहेंगे, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू पास टू योर नेक्स्ट जनरेशन। और इसी यही एक कारण है कि कई बार माता पिता की कुछ दबी हुई डिफॉर्मिटीज या कुछ प्रॉब्लम्स हमें बच्चों में भी दिखाई देती है। तो ये जो मैंने बताया कि ये जो शोधन का तरीका है, डिटॉक्स का तरीका है, इसमें मेडिसिनल डिटॉक्स करके, पंचकर्मा का डिटॉक्स करके हम एक हेल्दी सीड प्रोडक्शन करवाते हैं दोनों मदर फादर में। एंड देन उसके बाद एक विशिष्ट काल में, विशिष्ट अवधि में, यहाँ तक कि कब प्रेगनेंसी करनी है, कब कंसीव करना है, किस सीजन में कंसीव करना है और किस तरह से कंसीव करना है, इसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो हम इसको प्लान्ड बेबी बोलते हैं, इट इज अ कस्टमाइज्ड बेबी। क्योंकि आप आज, पहले क्या होता था कि हम 8-10 बच्चे हो जाते थे किसी भी घर में, पर आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को लगता है कि एक बच्चा भी हो गया तो बहुत है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ सिंगल चाइल्ड, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उस बच्चे से कि भाई मेरा बच्चा दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर सारे अच्छे ट्रेट्स भी होने चाहिए, वो बुद्धिमान भी होना चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। तो अब ये सारे एक्सपेक्टेशन एक ही बच्चे से करना है 10 के बजाय, तो फिर हमें वो सारी चीजें उस एक सीड में, तो हमें बेस्ट ऑफ द सीड्स आगे प्रोड्यूस करने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। एंड ये किसी भी हार्मोनल मेडिसिन से सिर्फ नहीं होता है, इसमें आहार, विहार और औषध, ये तीनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत बेहतरीन समझाया आपने, क्योंकि एक जरूरत भी है युवा वर्ग की। जी बोलिए। इसमें एक चीज युवाओं को ध्यान में रखनी होती है कि आयुर्वेद ने गर्भाधान के लिए सबसे बेसिक कंडीशन जो कहा कि सौमनस्यम गर्भाधान कराना मागर्या, कि माता पिता के, या जब बच्चे के समय आप शरीर से एक हो रहे हो, तब आपके मन की स्थिति सेहतमंद और स्ट्रेस फ्री रहनी चाहिए, तभी गर्भाधान मुमकिन होता है। नहीं तो बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल सब पैरामीटर नॉर्मल होते हुए भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी
होती आता है, होती है, जो कि जी। आईटी में काफी देखा जाता है जी, कि वी आर IT प्लानिंग फॉर इट, बट मुझे कल की सुबह मीटिंग है, उसका मुझे स्ट्रेस है, मेरा मन लगा वहां पे लगा हुआ जी। है, मेरे पार्टनर का मन और कहीं पे लगा हुआ है, एंड हम्म, वी विल नेवर कंसीव अ बेबी। हम्म, तो ये चीज कहीं ना कहीं पे एक देनी बैक ऑफ चाहिए माइंड। कि यूज ऑफ योगा, मेडिटेशन, या जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाओ, माइंड प्रेशर रिलैक्स हो जाए, एंड इफ यू गो फॉर द एक्ट, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग कंसीव्ड आर मच मच हायर। हायर। हम देखते हैं कि एक क्लास है जहाँ पे अगर हम कहें कि इनका मजदूरी का काम है, इनमें बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इनको कभी आईवीएफ सेंटर नहीं जाना पड़ता है। हम्म, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि घर आओ, दिन भर काम करो, शरीर थका होता है, मन में कल की कोई चिंता नहीं चिंता होती नहीं है, और बच्चे होते रहते हैं। दैट इज द डिफरेंस। सो ये कई लोग नहीं कई लोग समझते। नहीं मैं कई समझते। बार ये चीजें हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आप दोनों को एक दूसरे को पहले समय देना समय चाहिए, देना। तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो स्पर्म काउंट 300 मिलियन रहता है फिर भी बेबी नहीं है। सही बात। दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स करेक्ट। विच आर ऑब्जर्व। जिसे हम जो विकृति की बातें कर रहे हैं, जो जिसके लिए इलाज भी जरूरी है, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है उनकी बातें कर रहे हैं, वैसा एक शब्द है जिससे डर खौफ बैठा हुआ है, वो है कैंसर। और नानल आयु केयर ने कैंसर के लिए एक जिस तरह से काम किया है, तो एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प। ऐसे नहीं कि आप कैंसर हुआ तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना ले, वो तो लेते रहिए, आपको चाहे केमो करना है, सर्जरी करना है, वो जरूर करिए, लेकिन उसके साथ में अंदर से आपका शरीर पूरा ये हो, इसके लिए एक अल्टरनेटिव थेरेपी, एक वैकल्पिक जिसे इलाज हम कहें, तो वो क्या है। क्योंकि कैंसर शब्द से लोग डरते हैं, और मैंने आप ही के कई सारे पेशेंट देखे जो मेरे परिवार में भी है, कि एक विकल्प की जो थेरेपी उन्होंने साथ में ली, तो वो अच्छी तरह से उस बीमारी से बाहर निकले। कैंसर के बारे में अगर थोड़ा कहूँ, तो कैंसर ये एक पर्टिकुलर कैटेगराइज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो मॉडर्न साइंस ने एस्टेब्लिश किया है कि इट्स अ वाइड स्पैन, कि हर कोई अलग अलग सेल के हिसाब से कैंसर को टैगिंग की है, किसी को ल्यूकेमिया दिया है, ब्लड दिया है, मेनिंजियोमा दिया है, देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स। आयुर्वेद के बारे में हम जब सोचते हैं कैंसर के बारे में, तो कहीं पे हमें ये एक चीज़ पहले देखनी होती है कि पेशेंट कौन सी स्टेज में मेरे पास आया है। 4th स्टेज, लास्ट स्टेज में पेशेंट है, 2-4 सर्जरी हो चुकी है, 30 एक रेडिएशन हो चुके हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते। ऑल टुगेदर आयुर्वेद ये भी एक शास्त्र है, इट्स नॉट अ मैजिकल इक्विपमेंट कि भाई छू लिया और जादू हो गया है। शास्त्र है, शास्त्र के खुद के सिद्धांत हैं। तो कौन से समय में कैंसर की डिस्कवरी के बाद पेशेंट मुझ तक आ रहा है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया मैटर करता है। फर्स्ट सेकेंड स्टेज तक है तो काफ़ी पेशेंट्स है, सीए माउथ है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, सीए ब्रेस्ट है, सीए सर्विक्स है, यहाँ तक लंग के कुछ जाइंट सेल ट्यूमर्स वगैरह के पेशेंट है। ये पेशेंट्स कम्प्लीटली रिवर्स हुए, दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ। डिस्कवरी वॉज इन राइट टाइम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेद से ही काम होता है। कई बार भी एडवोकेट पेशेंट की आप रेडिएशन लो या आप केमो लो, बिकॉज इट हेल्प्स यू बाय टाइम, इट मे नॉट रिवर्स द कैंसर इन एवरी केस। हो सकता है कि रेडिएशन 30 साइकिल होने के बाद, 20 साइकिल होने के बाद अगले 6 महीने तक कैंसर सेल्स के सेकेंड पेट स्कैन, उसके बाद के पेट स्कैन निगेटिव आते हैं, बट डाउन द लाइन 1.5 ईयर्स कहीं ना कहीं पे फिर से नोड्यूल डेवलप होता है, विच इज एंटायरली ऑफ बीट, जो अलग तरीके ही होता है, और फिर से वो ग्रोथ शुरुआत होती है, एंड देन द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। एक चीज हमने जहां तक देखी है अभी कि सिंपल चीजें होती है, हम सिगरेट का पैकेट लेते हैं, उस पर लिखा होता है टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ या कैंसर, गुटखा पे लिखा है, टोबैको पे लिखा है, सब लिखा है, बट यू वोंट बिलीव सिंपल थिंग्स लाइक मूंगफली है। इन 80 to 90% ऑफ पेशेंट्स जिनमें मैंने देखा है कि कोई ना कोई न्यूरल ट्यूमर्स है, ग्लायोमास है या फ्रंटल लोब में ट्यूमर्स है, एक्सेसिव यूज ऑफ मूंगफली, मैदा पर्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ नूडल्स, शेजवान नूडल्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि अल्टरनेट डे खा रहा है, इज नॉट हैविंग टोबैको, सॉफ्ट तक नहीं खा रहा है। तो ये चीजें भी कहीं ना, अगर मैं किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को कहूँ कि भाई मूंगफली खाने से ट्यूमर होता है, तो वो शायद कहेंगे आप कुछ भी बात कर रहे हो।
बट ये जो आयुर्वेद का एक अलग एस्पेक्ट है कि मूंगफली से किस वजह से और कैसे हो सकता है, तो इफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कंबाइनली कैन बी गिवन टू पेशेंट्स, कि लोग केमो से जा रहे हैं उनका अगर एक आयुर्वेदिक तरीके से, बिकॉज आयुर्वेदा जस्ट डजंट बिलीव कि इसमें फैट्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन में जी अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फिश में भी प्रोटीन है, चिकन में भी प्रोटीन है, दूध में भी प्रोटीन है, बट किसी पेशेंट का दूध से इलाज होता है और किसी का फिश से डिसीज बढ़ता है। सो proteins, carbohydrates and fats cannot be the single scale which can be applied to all the items that we consume. So इस तरीके का थोड़ा ना कहीं पे विचार, मतलब कैंसर पेशेंट को भी ये चाहिए कि केमो कर रहे हैं, भले उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना लेना हो, बट दे शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अ आयुर्वेदिक डॉक्टर कि मैं डाइट में से क्या क्या कट करूं, मुझे दही नहीं खाना है या मुझे मेथी की सब्जी नहीं खानी है। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इनको अच्छे से गाइड सकते हैं कि भले आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ना लो, बट avoiding these articles, you have better chances to have the results sustained in a long term span. और बाकी दूसरा केमोथेरेपी के जो हम प्रिवेंटिव पंचकर्मा देते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। अब कई बार क्या होता है कि कीमो और रेडिएशन जब पेशेंट करवाते हैं तो उसके बाद उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में दिखने लगते हैं कि हेयर फॉल है, उनको वीकनेस काफ़ी रहता है, फ्रीक्वेंट फीवर्स आने लगते हैं, या लॉस ऑफ एपिटाइट कम्प्लीटली होता है, लिथार्जी रहती है पेशेंट में। तो अब हमारे यहाँ जो पेशेंट्स काफ़ी जो कैंसर के आते हैं, तो जब ट्रीटमेंट मॉड्यूल में तो हम उनको बाकी पंचकर्मा वगैरह देते ही हैं, पर काफ़ी मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं कि जो कीमो या रेडिएशन लेने से पहले एक 8 दिन 10 दिन 15 दिन वो पंचकर्मा करवा के फिर कीमो और रेडिएशन लेते हैं। बिकॉज पंचकर्मा से क्या होता है कि एक तो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इम्यूनिटी बिल्डिंग होती है, सेल्स को रीजनरेट होने का टाइम मिलता है, प्लस इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कि जितना भी कीमो और रेडिएशन से जितना हमें मेडिसिन एब्जॉर्ब, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जितनी हमें एब्जॉर्ब करनी है टू फाइट द कैंसरस सेल्स, उतना होके जो उसके साइड इफेक्ट्स है बॉडी उससे सेल्स उससे परे रह सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि पंचकर्मा करके कीमो और रेडिएशन लिया तो उसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम रहते हैं। मतलब हम एक पेशेंट थी हमारी, अभी तो शी इज़ टोटली आउट ऑफ कैंसर, मतलब टाटा ने भी उन्हें सर्टिफाई कर दिया है। तो वो कीमो रेडिएशन से पहले पंचकर्मा करती थी, उनके एक भी बाल आखिरी तक नहीं झड़े। दूसरी एक हमारे पास थैलेसीमिया की पेशेंट थी, उनको ब्लड हर 7 डेज में देना पड़ता था जब वो इनिशियली हमारे पास आई थी, एंड शी वॉज पेशेंट ऑफ माई फादर इन लॉ। बाद में मेरे पिताजी गुजरने के बाद काफ़ी टाइम सर के पास उन्होंने मेडिसिन ली, तो पापा ने उनको इनिशियली तो वो मेडिकेशन पे थी, पर उनको कुछ पंचकर्मा बोला हुआ था कि ये आपको बहुत लंबे समय तक लेना है। आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट विथ अस, उनके शी वॉज न्यूली मैरिड, उसके बाद उनके साइकिल्स पीरियड के साइकिल नॉर्मल हुए, शी कंसीव्ड, शी हैड डॉटर, बच्चे भी बड़े हो गए, और आखिरी तक मतलब फिर उनको कभी भी एक भी pint blood, almost 15 years now there is no transfusion. Wonderful. And she is living a healthy life, she is a teacher by profession, and वो वही बोली कि सर ने सिर्फ मुझे बचा लिया, नहीं तो हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार उनको ब्लड देना पड़ता था। हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्साएं हैं वो एक वैकल्पिक या आधुनिक शास्त्र के साथ में अगर हाथ में हाथ मिलाकर चले तो कई सारे मिराकल्स देखने को मिल सकते हैं। कई पेशेंट्स भी हमने देखे, इस पर पीएचडी भी, डॉक्टरेट भी हुई है, और वहाँ पर भी कई अच्छे नतीजे सामने आए हैं। हाल ही में जो अभी सरकार है वो भी आयुष मंत्रालय के लिए एक अलग प्रोटोकॉल बना रही है। कहीं ना कहीं हम भारतीय लोग अपने जो हजारों सालों से चलते आए शास्त्र है उसको बीच में कुछ समय में सही नजरिए से नहीं देखते थे, लेकिन अब ये नजरिया शायद वापस लौट रहा है। तो आयुष मंत्रालय का अब का जो अप्रोच है कि एक सभी थेरेपीज को एक तरह, जैसे प्रधानमंत्री मिलेट की बात करते हैं, हमारे फिर से भरड़ धान्य जिसे हम कहते थे पहले वो तो था,
उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। योगा तो अब यहाँ तक है कि यूएन योगा डे मना रहा है, पूरे विश्व में फैल गई ये चिकित्सा है। और आयुष मंत्रालय अभी एक तरह से पुश दे रहा है कि जो आशा वर्कर है ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है, वो हमारा जो जिसे नानी का बटुआ कहते थे, जिसमें घरगुती दवाएं होती थी, उसको फिर से रिवाइव करे। तो आप एक बदलाव देख रहे हैं, ये एक बहुत स्वागत करने जैसा बदलाव है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इंटीग्रेशन जब होता है ना, तो इसका जी। मतलब दो तरीके से लेना चाहिए। जो मेरा काम है वो मैं करूं, जो आपका काम है वो आप करें। ना हमें जोड़ियां नहीं मिलानी है कि जी बिल्कुल वायरस हाँ, को यहाँ पे आयुर्वेद में ये बोलते, ये काम गलत है। इसके लिए मैं कभी भी सपोर्टिव में नहीं हूँ। जो मुझे मेरे सिद्धांतों में समझ सकता है, दैट शुड बी वेल रिस्पेक्टेड, दैट शुड बी पुट टू टेस्ट। कि अगर मैं कहूँ कि भाई इस पेशेंट में, बीच में हमें एक हॉस्पिटल से एक अप्रोच हुए थे, वो प्रोजेक्ट आगे हुआ नहीं। जो चेस्ट इन्फेक्शन के रिलेटेड काफ़ी पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें प्रॉब्लम्स रिकर नहीं होते, और हमारे कुछ पेशेंट्स में आईसीयू में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले। तो देवर अप्रोचिंग की ये पेशेंट्स को आप ट्रीट करोगे क्या, आप क्या ट्रीट करोगे वो आपके रैशनल पे करो। द थिंग्स विल बी मेंशन्ड, वी आर ओपन विथ इट, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ उसका लॉजिक, उसका रैशनल में पूरी तरीके से दे पाऊँ, सीना ठोक के बता सकता हूँ कि ये ऐसा है इसलिए दिया। द थिंग इज एनाडॉक्टल कि भाई मुझे लगा इनको ये देना चाहिए, इनको ये दिया, उनको वो देना चाहिए, वो दिया। इट इज नॉट लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ थिंग शुड कम अप। वैलिडेशन थर्ड पार्टी होना चाहिए कि भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन से फर्क हुआ क्या। थर्ड पार्टी मतलब क्या, हु इज कम्प्लीटली अनबायस्ड। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये सोचने के लिए हमें स्कोप मिलता है, और हुआ तो कैसे हुआ ये सोचने के लिए उनको स्कोप मिलता है। तो ये चीजें होनी चाहिए। आयुर्वेद का जो मैंने आपको आहार के बारे में बताया, ये चीजें ग्राउंड लेवल तक आशा के थ्रू परकोलेट होनी चाहिए। अभी जैसे एक सिंपल चीज बताता हूँ कि फ्रूट शेक्स या मिल्क शेक्स, दूध और केला, दूध और स्ट्रॉबेरी, ये सबसे गंदी चीज है, विरुद्धान्न है। 80% ऑफ पेशेंट्स ऑफ आवर विटिलिगो, जिनमें श्वित्र होता है, सफेद कोढ़ जो आता है, इनमें दूध मछली भात या दूध भात नमक या दूध और भात मिला के अचार के साथ, चाय और खारी, फिर दूध और केला, ये हमें मिलते ही है। और इसके लिए हमने इन पेशेंट्स में अलग, मतलब विरुद्धार्जन्य श्वित्र करके अलग ही ट्रीटमेंट पैटर्न ही अलग डेवलप किया है। दिस वी हैव टू सर्कुलेट टू एवरी मदर कि भाई आप बच्चे का सेहत बढ़ाना है ना, दूध केला खिलाओ। बच्चा मोटा हो जाता है, पर साइमल्टेनियसली ये आज खाए और कल नहीं होता है। दिस टेक्स एटलीस्ट 4 to 5 years और 6 years टू कल्मिनेट। तो ये चीजें जो है, ये चीजें ऐसी कुछ कुछ ग्राउंड लेवल में परकोलेट होनी चाहिए, बिकॉज ये वही कार्बोहाइड्रेट और ये सब थ्योरी के परे है। एनालिसिस में उनके रिजल्ट्स बहुत ऊंचे आते हैं, दे प्रूव टू बी वेरी न्यूट्रिटिव, बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नहीं, ऐसा नहीं है कि केला खराब है या दूध खराब है जी, पर वो कॉम्बिनेशन खराब है। तो ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने कोई फल खाया है तो दूध कब लेना है, और अगर आपने दूध का सेवन किया है तो फल कितने टाइम। क्या आम के साथ दूध मिलाया जा सकता है? मिला सकते हैं, मिला सकते हैं। क्षीर मित्र और क्षीर शत्रु, जैसे आंवला और दूध ये क्षीर मित्र है। आंवला खट्टा होते हुए भी च्यवनप्राश के ऊपर आप 1 गिलास दूध पिलाओ, वो फायदा करता है। च्यवनप्राश कभी भी, च्यवनप्राश ये जो बेसिकली रेसिपी इंट्रोड्यूस हुई कि च्यवन मुनि को उनसे युवावस्था प्राप्त हुई, तो च्यवनप्राश का विधि ऐसा है कि पूरी तरीके से शरीर वमन विरेचन से डिटॉक्स करके एक अन्न काल में जितनी आपको भूख लगती है उतनी मात्रा में च्यवनप्राश आपको खाना चाहिए, और उसके उपरांत दिन भर में आपको कुछ अन्न सेवन नहीं करना है, 5-6 घंटा 8 घंटा, जब तक भूख नहीं लगती है। सो योर बॉडी टिश्यूज आर रिलेटिवली कंप्लीटली दे डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस रसायन कॉल्ड एज च्यवनप्राश, और उसी से नई पेशियां बनती है, तभी वो रिजल्ट आपको देता है। सुबह शाम 1 चम्मच च्यवनप्राश खा के इफेक्ट मिलेगा, रिलेटिवली आपके डिसीजेस, प्रोनेस टू डेवलप डिसीजेस कम हो जाएंगी, बट इस तरीके से करोगे जो लाभ मिलेंगे दे विल बी अनपैरेलल्ड। और दूसरी चीज एक और भी आयुर्वेद में जो कंसेप्ट बताया गया, जब च्यवनप्राश की बात निकली है, तो कि अब हमें क्या लगता है, कई बार पेशेंट बोलते हैं हम तो रोज च्यवनप्राश खाते हैं फिर भी हम मतलब उतना इम्यूनिटी नहीं बना है।
हर एक बॉडी को, जैसे हम बोलते हैं कि मैग्नेट है तो उसका एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो किसी भी चीज को हम जब खा रहे हैं तो हमारी शरीर को उसके अंदर से जितने भी पोषक तत्व है उसको मेटाबोलाइज करके उसको एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये भी चीज आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं है। उनको क्या लगता है, हमने सप्लीमेंट्स ले लिए, विटामिन ई कम हुआ, विटामिन ई के सप्लीमेंट ले लिया, कैल्शियम कम हुआ, कैल्शियम के ले लिए, D3 कम हुआ, D3 के ले लिए। पर आप वो सप्लीमेंट, आपका शरीर वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं आपको सोना भी खाने के लिए दे दूं, पर अगर आपका शरीर उस सोने को एब्जॉर्ब करके उसके पूरी तरह से गुण एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वो मल स्वरूप में शरीर से बाहर ही निकलने वाला है। तो ये जो कंसेप्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का और शरीर के हर सेल की एक रिसेप्टिविटी बढ़ाने का, ये भी एक बेसिक कंसेप्ट पहले से, मतलब ये स्कूल से ही, जैसे हम साइंस में हम सिखाते हैं, ऑस्मोसिस सिखाते हैं, डिफ्यूजन सिखाते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट साइंस के हैं। उसी तरह से आयुर्वेद के भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप, जहाँ से बात शुरू हुई कि आयुष को एक नया आवाम मिल रहा है, एक नई लेवल्स मिल रहे हैं, तो आयुष को लेवल कब मिलेगा, जब हम हमारे ही युवा को उससे शिक्षित करेंगे। जी। होता क्या है, 12वीं तक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सीखता है और उसको आयुर्वेद का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, आयुर्वेद के कंसेप्ट्स के बारे में भी नहीं पता होता है। और यही बच्चा जब MBBS में अगर कई बार एडमिशन नहीं मिलता है तो BMS की तरफ आता है और उसके बाद ही इज लाइक कि यार कहाँ आके फंस गए। बच्चों का लिटरली यही रिएक्शन होता है कि कहाँ हम संस्कृत और वात पित्त कफ में अटक गए, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो बेसिकली इस वात पित्त कफ का भी साइंटिफिकली उसको समझाया जा सकता है, उसका लॉजिक है। पर ये कंसेप्ट गवर्नमेंट को अगर इनिशिएटिव लेना है और आयुष का अगर प्रचार और प्रसार करना है तो उनको ये स्कूल लेवल से हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये परकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर परकुलेटिंग इट एनीवेयर। यानी आप देख रहे हो कि एक बहुत लंबी चौड़ी बात हमारी हुई है, कई सारे जो चिकित्साएं उसके बारे में हमने बात की है। ये विषय इतना बड़ा है कि इस पर कई लंबी बातें हो सकती है। हम समय समय पर मिलते भी रहेंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाते भी रहेंगे। फिलहाल आज की बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। वैद्य डॉक्टर आशुतोष जी और ऐशा जी दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नवभारत से इतने विस्तार में बात की, लोगों को कुछ बातें मूलतः से समझाई। हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि हमारी ये श्रृंखला बातों बातों में आप जरूर देखते रहिएगा। आपके जो सुझाव है वो भी हम तक पहुंचाते रहिएगा। उन सुझावों के जरिए हमें भी पता चलेगा कि आप किन लोगों की बातें आप तक सुनना चाहते हैं, उनको हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बस चलते रहिएगा इस श्रृंखला के साथ।